नमस्कार, साइकोनीत में आप सबका स्वागत है। भारत के शातिर राजनीतिज्ञ सीरीज के पार्ट 3 में आज महाराष्ट्र के शातिर मामा शरद चंद्र पवार की बारी है। इन्हें राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। अगर राजनीति एक शतरंज है तो शरद पवार उसके सबसे पुराने और तगड़े खिलाड़ी हैं। ऐसे खिलाड़ी जो हर चाल के बाद मुस्कुराते हैं और सामने वाले को चौंका देते हैं। 65 साल से ज़्यादा राजनीति में टिके रहना, 3 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री, क्रिकेट बोर्ड के बॉस और अब भी हर सियासी तूफान में मामा की चाल सबसे अलग ही होती है। शरद पवार एक ऐसा नाम जिसे सुनकर लगता है कि आदमी सियासत में कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब आप उनके हर फैसले का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि ये आदमी नहीं, पूरा राजनीतिक इंस्टीट्यूट है। साल 1960 में शरद पवार युवा कांग्रेस में शामिल हो गए थे और इन 65 सालों में उनके कारनामों और मास्टर स्ट्रोक्स की लिस्ट बहुत लंबी है। साल 1978 में विद्रोह कर शरद पवार ने बसंत दादा पाटिल की सरकार गिरा दी और खुद महाराष्ट्र के सीएम बन बैठे। उस दौरान पवार की उम्र 38 साल थी। वह राज्य के सबसे युवा सीएम बने थे। लेकिन साल 1980 में जब इंदिरा गांधी की वापसी हुई तो उन्होंने शरद पवार की सरकार गिरा दी। जानते हैं किस लिए? क्योंकि शरद पवार मुंबई एयरपोर्ट पर संजय गांधी का स्वागत करने नहीं पहुंचे थे। संजय गांधी जो एक मामूली सांसद थे, उन्हें मुख्यमंत्री का वेलकम चाहिए था। फिर संजय गांधी की आंखें तिरछी हुई और शरद पवार की सरकार धड़ाम हो गई। लेकिन यहाँ उन्होंने अपनी चाणक्य बुद्धि लगाई और बिना किसी विरोध के चुपचाप कांग्रेस आई के अध्यक्ष के रूप में काम करने लगे। साल 1991 के लोकसभा चुनाव के समय पवार पीएम पद की रेस में शामिल थे, लेकिन राजीव गांधी की हत्या के बाद उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया और पार्टी ने नरसिम्हा राव को पीएम बनाया। जब भी पार्टी में मन नहीं लगा, पवार ने नई दुकान खोल ली। 1978 में कांग्रेस को 2 फाड़ किया। 1999 में सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर अपनी नई पार्टी एनसीपी बना ली। कहा जाता है कि जो पार्टी छोड़ता है वो अक्सर गायब हो जाता है, लेकिन पवार तो हर बार और मजबूत होकर लौटे। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का महाविकास अघाड़ी, ऐसा उन्होंने तड़का लगाया कि विरोधी भी सोच में पड़ गए। सरकार बनाने के लिए रातों रात होटल में मीटिंग, अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनवाना, फिर सबको साथ लाना, ये सब सिर्फ शरद पवार ही कर सकते हैं। केंद्र में चाहे कांग्रेस हो या तीसरा मोर्चा, पवार हमेशा मंत्रिमंडल में फिट हो जाते हैं। कृषि मंत्री रहते हुए प्याज के दाम से लेकर क्रिकेट बोर्ड तक हर जगह अपनी पकड़ बनाए रखी। किसका साथ कब छोड़ना है और कब पकड़ना है, इसका सटीक अंदाजा सिर्फ शरद पवार को है। विरोधी भी कहते हैं पवार साहब जब तक राजनीति में हैं, महाराष्ट्र में कुछ भी हो सकता है। पवार पर हमेशा आरोप लगे कि वे सत्ता के लिए कभी भी पाला बदल सकते हैं। न कोई अस्थायी दोस्त, न दुश्मन। 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने खुद को कैंसर होने का खुलासा किया। ये बीमारी बहुत पहले पकड़ में आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने इसे लंबे समय तक सार्वजनिक नहीं किया। उन्होंने सर्जरी करवाई, कीमोथेरेपी से गुजरे और राजनीति में सक्रिय भी बने रहे, बिना कोई सहानुभूति कार्ड खेले। एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहने के दौरान 36 बार रेडिएशन का ट्रीटमेंट लेना था। यह बहुत ही दर्दनाक था। सुबह 9 से 2 बजे तक पवार मिनिस्ट्री में काम करते, फिर 2:30 बजे अपोलो हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी लेते। दर्द इतना होता था कि घर जाकर सोना ही पड़ता। इसी दौरान एक डॉक्टर ने उनसे कहा कि आप सिर्फ 6 महीने और जी सकेंगे। पवार ने डॉक्टर से कहा कि मैं बीमारी की चिंता नहीं करता, आप भी मत करो। वे कैंसर से नहीं हारे, क्योंकि उन्होंने कभी खुद को बीमार मानने की इजाज़त ही नहीं दी। शरद पवार राजनीति के वो खिलाड़ी हैं जो हार को भी जीत में बदलने का हुनर रखते हैं। कभी होटल में सरकार बनवाते हैं, कभी पार्टी फाड़ते हैं, कभी क्रिकेट में एंट्री मारते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में जब तक मामा है तब तक खेल बाकी है। 84 की उम्र में जहां आम नेता अपने पोते पोतियों को कहानियां सुनाते हैं, पवार साहब अब भी दिल्ली मुंबई में कौन सरकार बना रहा है, कौन गिरा रहा है, इसका पूरा डेटा टेबल पर रखते हैं। वो भारतीय राजनीति के वो खिलाड़ी हैं जो सपाट चेहरे से बाजी पलट देते हैं और सामने वाले को तब पता चलता है जब चाय ठंडी हो चुकी होती है। एक समय कांग्रेस के मजबूत नेता थे, फिर सोनिया गांधी के विदेशी मूल पर आपत्ति जताकर खुद एनसीपी बना डाली, फिर उसी सोनिया गांधी के साथ सरकार बनाई, फिर मोदी जी से चुपचाप मिलने लगे, फिर भाजपा के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। मतलब विचारधारा नहीं, विचार परिस्थिति देखी जाती है। जब भी संकट आता है, शरद पवार अजीत पवार को इस्तेमाल करते हैं, जैसे खिलाड़ी ट्रम्प कार्ड खेलता है।
2019 में अजीत को डिप्टी सीएम बनवाया, फिर वापस खींच लिया। 2023 में अजीत फिर बीजेपी के पास गया और शरद पवार बोले हम साथ नहीं हैं अभी। राजनीति में इसे कहते हैं कि खून का रिश्ता तब तक चलता है जब तक वह सत्ता को नुकसान न पहुंचाए। हर क्षेत्रीय नेता पवार से मिलता है, चाहे वो ममता हो, उद्धव हो या नीतीश। उन्होंने इतनी बार गठबंधन बनाए और तोड़े हैं कि अब पवार सिद्धांत एक राजनीतिक अध्ययन का विषय बन सकता है। कहा जाता है अगर पवार किसी बैठक में मौन बैठे हैं तो भी वे कुछ तय कर रहे हैं। वे ऐसे नेता हैं जिनका नाम कई घोटालों में जुड़ा, लेकिन कभी वो कोर्ट कचहरी नहीं गए, यहाँ तक कि उन पर कभी कोई आरोप साबित नहीं हो सका। यही उनकी शातिर राजनीति की असली पहचान है। महाराष्ट्र में कई ऐसे नेता जो अन्य दलों से आए और भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे थे, एनसीपी में आकर धुल गए। छगन भुजबल, अजीत पवार, हसन मुशर्रफ जैसे कई नाम हैं जिनके खिलाफ मामले दर्ज थे, लेकिन पवार ने उन्हें शरण दी और बचाया। जब जब ईडी ने पवार पर शिकंजा कसने की कोशिश की, पवार जनता से पहले प्रेस को संबोधित करते हैं और सरकारों को बैकफुट पर ला देते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के साथ मधुर संबंध बनाए रखना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। पवार पर यह भी आरोप रहा है कि उन्होंने राजनीति को कॉरपोरेट के हिसाब से मोड़ा। अंबानी, गोयनका, बजाज जैसे बड़े घरानों से रिश्ते और औद्योगिक नीति में गुंजाइशें छोड़ना, यह सब पावरफुल लेकिन पर्दे के पीछे की भूमिका में होता रहा। शरद पवार का नाम भ्रष्टाचारी की लिस्ट में नहीं, भ्रष्टाचार को मैनेज करने वालों की लिस्ट में आता है, क्योंकि उन्होंने कभी खुद कीचड़ में पैर नहीं रखा, लेकिन कीचड़ उगाने वालों को पानी, खाद और समर्थन जरूर दिया। शरद पवार के राजनीतिक सफर में ऐसे कई अनसुने और दिलचस्प किस्से हैं जो उनके शातिर दिमाग, सियासी टाइमिंग और मास्टरमाइंड इमेज को उजागर करते हैं। ये किस्से कहीं किताबों में दबे हैं, कहीं पत्रकारों की जुबान पर हैं और कुछ तो इतने साफ सुथरे तरीके से अंजाम दिए गए कि सिर्फ राजनीति के पंडित ही उन्हें समझ पाए। राजनीति के शुरुआती दिनों में शरद पवार ने एक कांग्रेसी नेता को अगवा कर लिया था। दरअसल पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए पवार और उनके सीनियर नेता ने विपक्षी पार्टी के एक सभासद को कार में बिठाकर 40 किलोमीटर दूर एक डाक बंगले में ले जाकर फंसा दिया। इस चाल से विपक्ष एक वोट से हार गया। अखबारों में यह खबर छप गई, जिससे पवार को डर लगा कि कॉलेज से उन्हें निकाल न दिया जाए, लेकिन मामला शांत हो गया। 1991 राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस में घमासान मचा हुआ था। कहा जाता है कि शरद पवार ने हेलीकॉप्टर में उड़ते उड़ते महाराष्ट्र के आधे से ज़्यादा विधायकों से समर्थन पत्र ले लिया और बम से पहले सीएम पद के लिए दावा ठोक दिया। लेकिन सोनिया गांधी खेमा हरकत में आया और सुदूर बैठे सुधाकर राव नाइक को सीएम बना दिया गया। पवार का प्लान 1 इंच से चूक गया। 1999 में उन्हें कांग्रेस से अलग होकर सिर्फ एक मुद्दे पर नई पार्टी बनाई, विदेशी मूल की महिला प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। पर किस्सा ये है कि 2004 आते आते वही शरद पवार यूपीए सरकार में सोनिया गांधी के सबसे बड़े सहयोगी बन गए। जब पत्रकारों ने पूछा कि आप तो सोनिया के खिलाफ थे, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वक्त बदलता है, विचार भी। मतलब सीधा, सत्ता मिले बाकी सब कुछ मैनेज हो जाएगा। 2014 जब पूरा विपक्ष नरेंद्र मोदी के खिलाफ था, तो मोदी और पवार की एक गुप्त चाय बैठक पुणे में हुई। कहा जाता है कि ये मीटिंग लगभग आधे घंटे चली और बाहर निकलते वक्त दोनों मुस्कुरा रहे थे। बाद में पवार ने कहा, मैं किसान संगठनों की बात लेकर गया था। लेकिन उसी साल एनसीपी ने महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार को बाहर से समर्थन दे दिया। शत्रु भी सहयोगी बन सकता है अगर बात टाइमिंग की हो। 2019 महाराष्ट्र सरकार गठन का हाई वोल्टेज ड्रामा। रातों रात अजीत पवार ने भाजपा से हाथ मिलाया, फडणवीस सीएम बने, अजीत डिप्टी सीएम, और एनसीपी बोली कि अजीत ने हमारी पार्टी तोड़ दी। लेकिन 72 घंटे बाद सब कुछ उलट गया। अजीत लौटे, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने सरकार बनाई, शरद पवार फिर से किंग मेकर बन गए। ये आज भी सवाल है कि क्या अजीत पवार को जानबूझकर भेजा गया था बीजेपी में अंदर की खबर लाने के लिए? जो भी हो, गेम तो पवार खेल गए थे। जब ईडी ने शरद पवार के खिलाफ पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया, तो उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा, मैं कल खुद ईडी के दफ्तर जाऊंगा। भीड़ उमड़ पड़ी, मीडिया गर्म हो गया। ईडी पीछे हट गई और बोला कि जरूरत नहीं है यहाँ आने की। ये था पवार ब्रांड इमेज। हम खुद को विक्टिम दिखाएंगे ताकि सिस्टम ही डर जाए।
एक बार किसी ने पूछा, आप राजनीति में इतने सालों से हैं, कोई घोटाले में नाम नहीं? पवार बोले, नाम तो आता है लेकिन सबूत नहीं आता। कहा जाता है कि पवार प्रधानमंत्री पद के लिए 2 बार बहुत करीब पहुंच चुके थे। 1996 के गठबंधन के दौर में कांग्रेस के अंदर उनके कद और सोनिया गांधी के साथ तनाव के कारण वे प्रधानमंत्री पद के दावेदार माने जाते थे, लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी खेल और सोनिया के सक्रिय राजनीति में आने से उनका सपना अधूरा रह गया। 2019 में महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को एक साथ लाकर उद्धव ठाकरे की सरकार बनाने में पवार ने अपनी कूटनीति का जादू दिखाया। विरोधी और वैचारिक विरोधी पार्टियों को साथ लाना आसान काम नहीं है, लेकिन मामा ने इसे कर दिखाया। बीसीसीआई और आईसीसी के अध्यक्ष रहते हुए पवार ने आईपीएल की शुरुआत की, जिसने भारतीय क्रिकेट का नक्शा ही बदल दिया। राजनीति के साथ साथ खेल प्रशासन में भी उनका दबदबा बना रहा। शरद पवार हर संकट के बीच दिखते हैं, लेकिन हमेशा उससे अलग खड़े मिलते हैं। उदाहरण, महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिरी, हमें तो रात में पता चला। अजीत पवार बीजेपी के साथ चला गया, हम तो पूजा में थे। ईडी ने पूछताछ की, मैं खुद चल कर गया था। इस आदमी से बेहतर कोई चाले चल ही नहीं सकता है। शरद पवार भारतीय राजनीति के वो चतुर बुजुर्ग हैं जिनकी मुस्कान के पीछे कैलकुलेटर चलता है। वे नीति नहीं, परिस्थिति के अनुरूप चाले चलते हैं। उनके पास कोई अस्थायी दुश्मन नहीं, कोई अस्थायी मित्र नहीं, सिर्फ अस्थायी लक्ष्य है, सत्ता के नजदीक रहना। साल 2000 में एनसीपी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, लेकिन 23 साल के बाद साल 2022 में शरद पवार को वो दिन देखना पड़ा जिसकी शायद उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। भतीजे अजीत पवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की वजह से 2022 में उनकी पार्टी टूट गई। अजीत पवार ने बगावत कर दी और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट के निर्देश पर फैसला अजीत पवार के हक में आया। अजीत पवार गुट को ही असली एनसीपी करार दिया गया और उन्हें ही पार्टी का चिन्ह भी मिला। लेकिन शरद पवार ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए सुप्रिया सूले को आगे किया और नए सिरे से लोगों को जोड़ने में लग गए। इस बार विधानसभा में उन्हें तगड़ा झटका जरूर लगा, लेकिन ऐसे झटके 65 साल की राजनीति में उन्होंने बहुत खाए हैं और इनसे उभरने की रणनीति भी उन्हें पता है। भारत के शातिर राजनीतिज्ञ की इस गैलरी में अगर कोई पोकर फेस वाला ग्रैंड मास्टर है तो वो है शरद चंद्रजी गोविंदराव पवार। शरद पवार के ये किस्से सिर्फ कहानियां नहीं, राजनीतिक मैनेजमेंट, टाइमिंग और सिचुएशन को पलटने की मास्टर क्लास है। जहां लोग राजनीति सीखते हैं, वहां पवार साहब राजनीति डिज़ाइन करते हैं। उनके बारे में कहा जाता है, पवार साहब पहले जानते हैं कि कौन पाला बदलेगा, फिर तय करते हैं कि किसका साथ देना है। तो पवार द ग्रेट की कहानी हम यही समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अगले एपिसोड का इंतज़ार करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।